नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज के लाइव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित विषय के अंतर्गत वर्ग एवं द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। वर्ग एवं द्विघात समीकरण क्या होता है? वर्ग एवं द्विघात समीकरण को जानने से पहले हमें समीकरण को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ये देखें समीकरण क्या होता है। समीकरण प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं को सामान्य या तुल्य बताता है। यहाँ सामान्य तुल्य का मतलब है इक्वल टू। जहां हम गणितीय संक्रियाओं में हम देखते हैं तो बराबर का चिन्ह इसके लिए प्रयोग करते हैं। समकलन लिखने के समता का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। उसी इक्वल टू के चिन्ह को हम समता का चिन्ह भी कहते हैं। यदि किसी समीकरण में एक या एक से अधिक चर राशियां होती हैं, चर राशियों के जिस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं वे समीकरण का हल या समीकरण के मूल्य कहलाते हैं। यानी कि समीकरण जितने घात का होता है उसके हल और उसके मूल्य जो होते हैं उतने ही होते हैं। अगर एक पदीय समीकरण है तो एक मूल होंगे, एक हल होगा। अगर द्विपद समीकरण है यानी द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे। अगर त्रिघात समीकरण है उसके तीन मूल होंगे। चतुर्घात समीकरण है तो चार मूल होंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पढ़ना है द्विघात समीकरण क्या है और वर्ग समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले वर्ग समीकरण की अगर बात करें हम लोग यहाँ वर्ग समीकरण को अगर देखें तो द्विघात समीकरण द्वितीय घात का एक द्विघात या वर्ग समीकरण उसी कहते हैं। यह एक बहुपद समीकरण होता है जिसका मान ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो वो समीकरण एक घातीय समीकरण हो जाएगा। यहाँ वर्ण जो ए बी सी है इस समीकरण के गुणांक, जैसे कि अब यही देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर का समीकरण है। जो यहाँ हम इस समीकरण की बात करें तो यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम ए इक्वल टू अगर 0 रख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि ये जो पद होगा वो 0 हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि एक पदीय समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल देख लेते हैं। जैसा कि मैं अभी समीकरण की बात ही कर रहा था, किसी द्विघात समीकरण को दो हल होते हैं जिन्हें द्विघात समीकरण का मूल या हल कहते हैं। चूंकि समीकरण द्विघात है तो इसके दो मूल 100% होना है, क्योंकि जैसे कि अगर उसके दो मूल को ज्ञात करने के लिए हम सीधाचार फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, जो कि होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ जो है प्लस माइनस यानी कि इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। अगर दो मूल होंगे तो पहला मूल अगर इसका हो जाएगा x माइनस, अगर उसको माने तो x माइनस इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और दूसरा अगर x प्लस माना जाए तो ये हो जाएगा x प्लस इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ प्लस माइनस यानी दिखा रहे कि दो समीकरण के इसके इस समीकरण के जो हल होंगे वो उसके दो मूल होंगे, एक x माइनस एक x प्लस। इसको जनरली कभी कभी हम लोग अल्फा बीटा के नाम से भी जानते हैं। हम x प्लस को हम अल्फा के नाम से जानते हैं और इसको हम कहीं कहीं बीटा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भाई कुछ द्विघात समीकरण अगर कोई ऐसा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई अगर सवाल हो, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं, दिया हुआ है कि 25 वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको हल करना है। तो हम यहाँ हल करने के लिए हम इसको सीधा हमको y का मान ही निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 25 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को अगर ट्रांसफर कर दें तो इक्वल टू के अगर दूसरे साइड में ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस 1, चिन्ह बदल जाता है और वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 1/25। तो y बराबर मान जो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/25। यानी y का यहाँ जो मान जो होगा वो होगा एक होगा प्लस अंडर रूट 1/25, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/5। और दूसरा जो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1/25। इसको अगर निकालेंगे तो 25 चूंकि बाहर आ जाएगा तो 1/5, यानी ये जो हो जाएगा ये y के यहाँ दो मान मिल गए। y बराबर यहाँ दो मान मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 1/5 और दूसरा मिला है -1/5।
इस तरह का अगर सवाल आते हैं तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार के एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, वो सवाल इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। यहाँ देखिए दोनों में x है, हम सबसे पहले तो ये x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ तुलना कर देंगे, हमारे पास 2 मिल गया तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा -5। यहाँ भी x चूंकि दो घात में है, इसके दो हल होंगे और दोनों हल जो होंगे x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0 और -5। एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का, थोड़ा हट करके एक और सवाल है जो गुणनखंड विधि द्वारा अगर जनरली द्विघात समीकरण आते हैं, इस तरह के भी सवाल परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, परीक्षाओं में थोड़ा हट के सवाल पूछा जाता है पर इन्हीं की तरह पूछा जाता है। जैसे ये है 4x स्क्वायर माइनस 5 माइनस x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ हम इसको इस समीकरण को लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है जो ax स्क्वायर, अगर देखा जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इस फॉर्म में ये समीकरण आ गया। अब हम सॉल्व करते थे, तो सॉल्व करने का एक तरीका है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं और फिर फर्स्ट इंटू लास्ट को इस प्रकार जोड़ते घटाते हैं कि उसका मध्य पद आ जाता है। तो यहाँ फर्स्ट इंटू फर्स्ट ए है, अगर 4 है या -5 है तो यानी उसका गुणनखंड जो हो गुणनफल जो होगा 20 होगा। 20 को इस प्रकार तोड़े कि 1 आ जाए तो ये हो जाएगा, यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। चूंकि यहाँ +4 होगा, +4 होगा क्योंकि हमको लाना है क्या, दोनों का गुणनफल जो होगा 20 होगा -20 होगा, इन दोनों का गुणनफल -20 ऊपर जोड़ने पर आ जाएगा -x। तो इस प्रकार का अब यहाँ दो देखते हैं, ये पद और ये पद, दोनों पद में यहाँ कॉमन जो है वो x है। x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 4x माइनस 5, यहाँ पे हम +1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों समान है तो हम इनको एक साथ ले लेते हैं। ये हो जाएगा 4x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ तुलना कर लेते हैं, अब तुलना कर लेंगे तो ये 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या 5/4। इसी तरह इसकी तुलना करें दूसरे में देखा जाए तो ये है x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, यानी x के जो मान आ गए वो आ गया -1 और 5/4। ये इस तरह इस द्विघात समीकरण के जो होंगे वो हल होंगे और ये x -1 और 5/4 जो होंगे इसके मूल होंगे। कुछ सवाल और भी आते हैं जो युगपत समीकरण से संबंधित होते हैं, उस तरह की वार्ती के तरह के भी सवाल आते हैं। जैसे कि देख सकते हैं दो संख्याओं का योग, यहाँ दिया है कि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याओं इस तरह का सवाल सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना संख्याएं जो है x और y है। पहली जो संख्या है, तो पहली अगर संख्या मान लें हम, पहली संख्या जो है वो है x और दूसरी संख्या को मान लें, दूसरी संख्या जो होगी अगर वो y हो तो प्रश्नानुसार जो हो जाएगा दोनों संख्याओं का योग कितना है 26। तो हम x प्लस y बराबर 26। दूसरे क्रम में कह रहा है कि दोनों का अंतर जो है वो 10 है, यानी x माइनस y बराबर 10। अब इस तरह के अगर समीकरण आते हैं तो इस तरह के समीकरण को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए, तो समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, 2 को जोड़ते हैं तो किसी तरह इसके सॉल्व करने के कई तरीके हैं, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, बज गुणनखंड विधि है, परंतु हम यहाँ आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम देखते हैं कि ये हो जाएगा 2x, यहाँ y में से -y घट जाएगा तो कट जाएंगे दोनों, यहाँ जोड़ते हैं तो ये क्या है 3 और 6 यानी 36 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू यहाँ से निकाल लेते, ये हो जाएगा 36/2, यानी x का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या होगा 18
अब यहाँ x का अगर इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लें तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 यहाँ क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 26। तो अगर x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 18 आ गया, तो 18 प्लस वाई इक्वल टू 26, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 26। 18 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 26 में 18, ये घट जाएगा, ये 8 बच जाएगा, y इक्वल टू 8। तो यहाँ जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं क्या होंगी, 18 और 8 होंगी। यहाँ दोनों का अगर हम सत्यापित करना चाहें तो आसानी से सत्यापित कर सकते हैं, और दोनों संख्याओं का योग जो होगा वो 26 होगा, और दोनों संख्याओं का अंतर जो होगा 18 में से अगर 8 घटे 10 बचा, 18 में 8 जोड़ देंगे 26, यानी हमारा सवाल ये क्या है, सही है। ये तो अभी छोटे छोटे सवाल हो गए, ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल थे जो जनरली परीक्षाओं में इस आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर आते हैं जो परीक्षाओं में मूल जो है, परीक्षाओं में द्विघात समीकरण किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हाँ, ये संख्याएं जनरली इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। जैसे 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 हो, उसी संख्या के उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात। यहाँ हमको सबसे पहले देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है तो हमको, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैथ से घबराना नहीं चाहिए, मैथ के प्रश्नों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि 2 संख्याओं से बनी संख्याओं का युग्म, यानी संख्या यानी कि 2 डिजिट में इकाई और दहाई होगा ही होगा। हम संख्या को मान लेते हैं कि उसकी इकाई का अंक, अगर सबसे पहले इसको हल करते हैं तो मान लेते हैं कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, क्योंकि इकाई और दहाई से मिलकर ही संख्याएं बनती हैं। तो हम सबसे पहले वही करेंगे कि जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से मान लेते हैं, जो नहीं। अब मानना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। अब कह रहे हैं कि दोनों का योग 9 है, दोनों संख्याओं से बनी संख्याओं का योग क्या है, 9 है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, बनी संख्याओं का योग जो है x प्लस वाई इक्वल टू 9, जो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दूसरे दूसरे क्रम में जाएगा। दूसरी बात क्या कह रहा है, उसी संख्या के अंक उलट दिए जाए। तो हम सबसे पहले संख्या को जान लेते हैं, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या चाहिए। अब संख्या, कोई भी संख्या जो होती है इकाई और दहाई से मिलकर बनी होती है। दहाई का अंक यहाँ क्या है, y, यानी कि 10y हो जाएगा, इकाई x हो जाएगा। तो संख्या हमारी हो जाएगी 10y प्लस x, और उसी संख्या को उलट दिया जाए। अगर संख्या को उलट दिया जाए, इकाई दहाई का अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो नई संख्या जो बनेगी वो हो जाएगी 10x प्लस y, यानी इकाई की जगह पर दहाई, दहाई की जगह पर इकाई कर दिया जाए, हमारी जो नई संख्या होगी वो 10x प्लस y हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार देख लेते हैं। प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि उसी संख्या का अंक उलट दिए जाए। जब अंक हमने उलट दिया तो हमारी संख्या ये आ गई, x प्लस 10x प्लस वाई आ गई, और हमारी पहले से संख्या जो थी वो 10y प्लस x थी। अब हम क्या करेंगे, अब ये कह रहा है यहाँ पे देखिए, उसी संख्या के अंक उलट दिए जाए तो मूल संख्या से 45 अधिक हो जाती है। तो प्रश्नानुसार हम उसको लिख लेंगे कि ये है कि पहली जो मूल नई संख्या होगी मूल संख्या से 45 अधिक होगी। चूंकि अधिक हो रही है तो हम मूल संख्या पुरानी जो संख्या है उसमें 45 को हम जो ऐड कर देंगे, या इसमें से हम इसको घटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये 10x प्लस वाई, यहाँ से 10 इधर दूसरे देखा जाए इक्वल टू उधर, तो ये आ रहा है 10y है और प्लस x प्लस 45 है, तो हम y को उधर ट्रांसफर कर देते हैं और x को ट्रांसफर कर देते हैं। तो 10x में से 1x घट जाएगा 9x, और 10y में से y घट जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 45। अब देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ 9 है, और यहाँ 45 के पास भी 9 है। हम 9 से क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं, इस 9 से, इस 9 से, और 9 बचे 45, 5 बार काट सकते हैं। तो हम काटने के बाद ये आ जाएगा हमारा सिंपल जो इक्वेशन आएगा वो x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब हमारे पास ये समीकरण नंबर 2 आ गए। 2 समीकरण हमारे पास हो गए, एक हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा समीकरण हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 5। इन दोनों समीकरणों को अब सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ x 2x हो जाएगा, और y कट जाएगा, 9 का 14 हो जाएगा, यानी हमारा जो आएगा 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 9, x के जगह पर अगर हम 7 रखते हैं तो हो जाएगा 7 प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी y को मान हो जाएगा 9 माइनस 7, यानी y इक्वल टू 2। तो हमारी जो संख्या हो जाएगी, अब संख्या हमने पहले ही माने कि हमारी जो संख्या 10y प्लस x है, तो यहाँ संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, x का भी वैल्यू पता है और y का भी वैल्यू पता है।
हम दोनों का मान रख देते हैं, y = 2 और x = 7, यानी वो संख्या हो जाएगी क्या, 27। ये इस तरह के सवाल जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए जाते हैं। एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है यदि अंश और हर में से एक एक जोड़ दें तथा अंश में 1 और हर में से 3 घटा दें तो इस प्रकार बनने वाली नई भिन्न आपस में समान होगी। भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ एक अलग सवाल है जो भिन्न के अंश और हर से संबंधित है। इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले मान लेंगे कि कोई भिन्न ही की बात करें तो माना कि वो भिन्न क्या है, x बाई वाई, x और y है तो वो भिन्न हमारे पास हो जाएगा x बटा वाई। आगे देखते हैं भिन्न का हर, चूंकि अब प्रश्नानुसार अगर देखा जाए, प्रश्नानुसार यहाँ भिन्न का अंश जो है अगर देखते हैं हर और अंश और हर की बात किया जाए तो अंश यहाँ क्या है, अंश x है और हर जो है y है। तो प्रश्नानुसार भिन्न के हर में हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा जो होगा प्रश्नानुसार अंश और हर में एक एक जोड़ने पर नई भिन्न जो प्राप्त होगी, अगर एक जोड़ दें, अंश इसका x है, x में से एक जोड़ देते हैं बटा हर में y में एक जोड़ देंगे तो नई जो भिन्न हो जाएगी x + 1 बाई y + 1 हो जाएगा। इसके बाद अंश में से दूसरे प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि अंश में 1 घटा दें और हर में 3 घटा दें। अंश में से अगर हम 1 घटा दे रहे हैं और हर में 3 घटा दे रहे हैं, ये जो हमारा नई भिन्न प्राप्त होगी वो होगी x - 1 और y - 3। यहाँ दो भिन्न हमको प्राप्त हो जाते हैं, एक ये हो गया और ये हो गया। दो समीकरण यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। अब तो कह रहा है कि इस प्रकार बनने वाली भिन्न आपस में समान होंगी। क्योंकि समान होंगी तो दोनों भिन्न क्या होंगी, आपस में इक्वल टू होंगे, बराबर होंगे। हम दोनों को प्रश्नानुसार दोनों को बराबर कर देते हैं। करेंगे भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा x + 1 बाई y - 3। यहाँ हो जाएगा x - 1 y + 3। अब x यहाँ x और y से गुणा कर दिया जाए तो ये आ जाएगा xy - 3x y - 3 = xy + x - y - 1। यहाँ इसको सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 3x + y - 3 और ये हो जाएगा x - y - 1। इसको और भी छोटा कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए तो 3x - x। अब सबको पक्षांतर अक्षरों के एक तरफ अंकों के एक तरफ कर लिया जाए और उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया जाता है। आ जाएगा -4x + 2y = 2। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये जो हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद 2 से यहाँ 2, चूंकि यहाँ 4 है, 2 है, 2 है, 2 से हम सबको काट देंगे तो 2 दूना 4 और 2 कट जाएगा और 2 यहाँ कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 हमारा यहाँ है और समीकरण 2 हमारा यहाँ है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एक तरीका है कि हम समीकरण 1 से y का मान निकाल लें। समीकरण 1 से हमारा y का मान दिया हुआ है समीकरण 1 में, y = x + 3 यहाँ दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जहां जहां y का मान है वहां वहां x + 3 रख देंगे। तो रखते हैं, चलिए मान, यहाँ हो जाएगा 2x + x + 3 + 1, क्योंकि y की जब हम x + 3 रख देते हैं, सॉल्व करते हैं तो 2x में से एक x घट जाएगा तो x + 3 = 1 हो जाएगा। x = जो हो जाएगा 1 - 3 हो जाएगा, यानी -x = -2 हो जाएगा। यहाँ माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यानी x = 2 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू आ गया, x का वैल्यू जो आ गया वो x = 2 आ गया। अब हमको y का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में भी रख देते हैं तो y का वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाता है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो हमारे x बराबर 2 रख देते हैं तो y बराबर 5 हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा जो भिन्न होगा वो भिन्न हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ अंश अंश क्या था, अंश x था और हर जो ये था, हमारा जो भिन्न थी वो x/y थी। तो हमारे नई भिन्न जो प्राप्त होगी वो हो जाएगी 2/5। यहाँ जो भिन्न हो जाएगा वो भिन्न ज्ञात करने के लिए ही पूछ रहा है कि आप भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न हो जाएगा 2/5। एक तरह का और एग्जाम्पल पूछा जाता है जो समांतर परीक्षाओं में इस तरह के भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उस एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। आइए, एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इसको बहुत आराम से समझ लीजिए। पिता की आयु 3 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। एक सवाल दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि पिता की जो आयु है वो 3 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुने से 6 अधिक थी। दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
हम सबसे पहले मान लेते हैं कि पिता की आयु जो है वो x वर्ष है और पुत्र की आयु जो है y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व कह रहा है कि पिता की आयु 3 वर्ष बाद ये कह रहा है पिता की आयु 3 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हम आते हैं यहाँ देख लेते हैं 3 वर्ष बाद जो है पिता की आयु x+3 हो जाएगी और पुत्र की आयु और y+3 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले प्रश्नानुसार यहाँ देख लीजिए 3 गुनी हो जाएगी, हम काट लेते हैं। ये पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई। तो प्रश्नानुसार इसको सॉल्व कर ले अगर इसको, तो यहाँ से आ जाता है x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब दूसरे चरण में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, ये तो बाद की बात हो गई, फिर कह रहे 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुने से 6। तो 5 वर्ष पहले जो है पिता की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष और 5 वर्ष पहले जो है पुत्र की आयु जो हो जाएगी y माइनस 5। प्रश्नानुसार जब हम यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा जो कह रहा है कि 4 जो है यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 6 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु को 4 गुने से 4 गुना करके 6 जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 4y माइनस 5। अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए ये हो जाएगा 4y माइनस 5 20 प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 5। अब इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए, पूरा x को एक तरफ कर लिया जाए, अक्षरों को एक तरफ लिया जाए और अंकों को एक तरफ कर दिया जाए, तो 4y माइनस 6 इक्वल टू 20 माइनस 6 माइनस 5। इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, यहाँ हो जाएगा 4y माइनस x इक्वल टू 9, यानी कि 4x माइनस x माइनस 4y इक्वल टू 9। तो अगर यहाँ क्या किया गया है कि हम क्या करें, माइनस से गुणा कर दिए हैं, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4y माइनस 9, क्योंकि x को हम पहले कर लिए तो यहाँ x को पहले करते तो माइनस x प्लस 4y इक्वल टू 9 होता, माइनस से गुणा कर दिए तो प्लस x माइनस 4y माइनस 9। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करें, हटा दें, क्योंकि इसमें देखिए x यहाँ भी है यहाँ भी है, घटा देंगे तो आसानी से ये क्रॉस होकर के y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ घटाते हैं, तो घटाने के बाद आप देखोगे जब भी यहाँ हम घटा देते हैं तो पहले समीकरण जो है यहाँ देख सकते हैं कि x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। दूसरा समीकरण जो है x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 9 है। तो यहाँ का दोनों को रख करके और घटाते हैं तो हम चिन्हों को बदल देते हैं, प्लस के यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों घट जाएंगे, ये दोनों यहाँ माइनस 3y 4y घट जाएगा तो y बचेगा, और यहाँ ये जो है दोनों जुड़ जाएंगे तो 15, y का वैल्यू यहाँ आ गया 15। अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि y का मान जो है यहाँ पे 15 आ गया। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको समीकरण नंबर y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ y का मान समीकरण नंबर 1 में अगर रख देते हैं तो ये समीकरण नंबर 1 है, एक जो है x माइनस 3y इक्वल टू 6। अगर y का वैल्यू रख देते हैं 15 तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 15 इक्वल टू 6। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 45 इक्वल टू 6। x का वैल्यू जो होगा 45 प्लस 6 यानी 51। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिता की आयु जो है 51 वर्ष और पुत्र की आयु 15 वर्ष होगा। परीक्षाओं में इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए हैं। एक और सवाल जो है, एक तरह का और सवाल आप देख लेते हैं। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी 4 सेमेस्टर में जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर एक एक एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं। यहाँ एक सवाल देखिए, एक नाविक नदी के बहाव की ओर 96 किलोमीटर प्रति घंटे नाव लेकर जाता है और बहाव के विपरीत 12 घंटे में लौटता है। नाव और नदी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर यहाँ देखिए, चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय होता है, इसको याद रखिएगा। सवाल को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ही है नदी और नाव। नाव की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा अगर हो, तो नदी की एक तो है नदी के बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी के विपरीत दिशा में x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि नदी के बहाव की और नाव की चाल, अभी में होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ अगर चाल हमारा दिया हुआ है और दूरी भी समय भी दिया हुआ है, दूरी भी पता है, चाल हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको चाल को देखते हैं। तो पानी की और बहाव की चाल जो हो जाएगी, चूंकि हमारी दूरी 96 किलोमीटर है और
नदी के बहाव की दिशा में जो चाल है उसकी चाल हमको चाल जो निकालेंगे वो 96/8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्नानुसार पानी के बहाव की नाव की चाल यहाँ दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 12, 96 में 8 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा समीकरण। ये तो बहाव की दिशा में हो गई। अब दूसरी बात है बहाव के विपरीत दिशा में अगर देखते हैं तो यहाँ बहाव के विपरीत दिशा में नाव की चाल जो हो जाएगी वो आप देख सकते हैं दूरी बटा समय हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम वही है, दूरी हमारी 96 किलोमीटर पर, समय बदल जाएगा 12 घंटा हो जाएगा। यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 8 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ दें, हमारा ये x और y का वैल्यू आ जाएगा, आप उसके चाल को आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। चलिए आज देखते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ने पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 2x और y कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यानी 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10। अब x का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी में आप रख लीजिए, y का वैल्यू आसानी से पता चल जाएगा। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो x इक्वल टू 10 रख देते, यहाँ हो जाएगा 10y इक्वल टू 12, यानी y इक्वल टू 10 माइनस 12 माइनस 10, y इक्वल टू 2। अभी x का वैल्यू यहाँ हमारे पास आ गया 10 और y की वैल्यू आ गया 2। तो अब x का वैल्यू y का वैल्यू था तो हम चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाव की चाल जो होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की चाल जो होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जैसा कि हम यहाँ माने। इस प्रकार नाव और नदी की चाल को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक लास्ट प्रकार का एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग और देख लेते हैं। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि कमरे की लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल समान रहता है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते थे। बहुत हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, हम मान लेते हैं कमरे की लंबाई जो है, हम इस प्रकार जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कमरे की लंबाई x मीटर है और उसकी चौड़ाई y मीटर है। अब यहाँ प्रश्नानुसार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, तो हम ये इस प्रश्न के अनुसार कर देते हैं। x इक्वल टू 2y समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यदि लंबाई में 5 मीटर कम कर, लंबाई 5 मीटर, लंबाई में 5 मीटर कम कर देंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा और उसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो y प्लस 3 मीटर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि क्षेत्रफल बढ़ाने के बाद भी क्षेत्रफल का क्या होता है, समान रहता है। क्योंकि क्षेत्रफल, अब चूंकि कमरा है तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कमरे का जो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों का गुणा कर दें तो पहले लंबाई और गुणे चौड़ाई है तो x इंटू वाई हो जाएगा। कमरे का क्षेत्रफल लंबाई हमारे x लिया हुआ है, चौड़ाई जो है y है, तो समीकरण में इसको 2 मान लें। दूसरा जो है नया क्षेत्रफल, जब उसकी चौड़ाई जो है हम यहाँ 5 मीटर घटा दे रहे हैं और 3 मीटर लंबाई में 5 मीटर घटा दे रहे हैं, चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा दे रहे हैं, तब उसका नया क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो x माइनस 5 और y प्लस हो जाएगा। तो यहाँ नया क्षेत्रफल जो होगा एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर लें तो यहाँ हो जाएगा कि एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, इस समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब चूंकि दोनों स्थिति में क्या रहा है कि बढ़ाने के बाद भी क्षेत्रफल समान रहते हैं तो दोनों क्षेत्रफल की तुलना कर देते हैं। समीकरण 2 और 3 की तुलना कर देते हैं। तो यह समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 50। इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए एक्स वाई से एक्स वाई, यहाँ ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, बचेगा क्या 3xy माइनस 15, तो ये इक्वल टू इसको पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 15। आप यहाँ समीकरण 1 से x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान दिया हुआ है 2y, यहाँ पर हम x की जगह पर 2y रख देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2y माइनस 5 इक्वल टू 15, यानी y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 15। इसकी चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई हो गई यहाँ 15। अब कमरे की लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई हमारी x है, तो हम y का वैल्यू जो है समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो y का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो उसका y का जगह पर 15 रख दें तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि कमरे का जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। तो द्विघात समीकरण में इस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं अभी यहाँ लगभग 8-10 प्रकार के सवालों को मैं बताया हूँ। इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं द्विघात समीकरण में। तो आप उम्मीद है कि आप सभी जो है अपने बुक में जा करके इस तरह के सवाल को लगा लेंगे, ताकि प्रैक्टिस, देखिए मैथमेटिक्स जो है अभ्यास के द्वारा ही बढ़ता है। तो
हमको अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स के सवाल वैसे भी बोझिल हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।